नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करूं उसके पहले छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com को आपके मदद की जरूरत है। आप सत्यहिंदी के सदस्य बने, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, हमें आर्थिक मदद करें, डोनेशन दें, हमारी बहुत मदद होगी। साथ ही साथ सत्यहिंदी का मोबाइल ऐप भी आ गया, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अब बातचीत शुरू करते हैं। इस वक्त देश में जहां एक तरफ घमासान कोरोना कोविड महामारी को लेकर मचा हुआ है, वहां दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है जैसे सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बीच में भी जमकर घमासान मचा हुआ है। दो वाकये ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बीच में ठनी हुई है। 26 मई तक सरकार की तरफ से एक गाइडलाइंस थी, उस गाइडलाइंस को फॉलो करने की डेडलाइन थी। ज्यादातर जो बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, गूगल है, इन सबों ने अभी तक पूरी तरीके से इस पर कंप्लायंस नहीं दी है। सरकार की तरफ से एक तरफ से चेतावनी दी गई, लेकिन दो घटनाक्रम इस बीच में हुए जो वाकई में ये दर्शाते हैं कि तकरार कुछ गहरी है। व्हाट्सएप जो एक तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जहां आप मैसेजिंग कर सकते हैं और आप लगातार हमारी आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, उसे दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया और ये कहा है कि सरकार जो हमसे कह रही है कि आप हमें एंड जिसने जहां से शुरुआत हुआ है मैसेज उसकी जानकारी हमें दें। तो उस पर उन्होंने कहा कि जब हम इस तरीके का काम करेंगे तो जो हमारा जो प्राइवेसी है, जो भारत के संविधान के तहत, भारत के कानून के तहत फंडामेंटल राइट है, उसका उल्लंघन होने जा रहा है। लिहाजा हम ये करने में फिलहाल अपने आप को असफल मानते हैं या अपने आप को हम अयोग्य समझते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो शायद हमारा जो राइट टू प्राइवेसी है वो पूरी तरीके से उसमें दिक्कत पैदा होगी। दूसरी तरफ से ट्विटर ने पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। टूल किट कहा था कि टूल किट है, उसके बहाने कांग्रेस पार्टी जो है वो सरकार की छवि को, प्रधानमंत्री की छवि को खराब कर रही है। और इसके बाद ट्विटर के दफ्तर पर दिल्ली पुलिस के 8-10 लोग गए थे। हालांकि लोगों ने ये कहा छापा पड़ा, लेकिन पुलिस का कहना छापा नहीं मारा गया था, बल्कि वहां पर उन्होंने उनको एक नोटिस दिया था, उनसे कुछ जानकारी चाहिए थी, वो जानकारी उनको मिलनी चाहिए थी। ट्विटर ने आज पहली बार मुंह खोला है। ट्विटर ने कहा है कि ये जो पुलिस भेजने का काम है एक तरीके के इंटिमिडेटरी टैक्टिक्स है और ये हमारे अपने एम्प्लॉयज के लिए ठीक बात नहीं है जो भारत में इसका काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हम सरकार के कानूनों के हिसाब से काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको दुरुस्त करने की जरूरत है इस कानून पे। देर शाम तक सरकार की तरफ से, आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से एक तगड़ा जवाब ट्विटर को दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि डोंट बीट अराउंड द बुश, यानी आप इधर उधर की बातें ना करें, आप सीधे सीधे आपको कानून का पालन करना है। भारत सरकार सावरेन है, भारत सरकार अपने आप में संप्रभु है, कानून बनाने का काम भारत सरकार का है। ट्विटर एक सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो हमें यानी सरकार को ये नहीं बता सकती है कि आपको कौन सा कानून बनाना है, आपका पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या होगा। उन्होंने ये भी कहा है, सरकार की तरफ से कहा गया है कि दरअसल भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच की एक लंबी विरासत है, एक लंबी परंपरा है। इसलिए हमें कोई इस बात कहने का मतलब ये कि हमें कोई इस बारे में लेक्चर ना दे, हमें कोई इस बारे में भाषण ना पिलाए कि दरअसल भारत के अंदर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको कटील किया जा रहा है या प्राइवेसी में इंफ्रिंजमेंट किया जा रहा है, प्राइवेसी में दखलंदाजी किया जा रहा है। अब इसके दो पहलू है, एक पहलू राजनीतिक पहलू है, दूसरा क्योंकि एक तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि दरअसल भारत सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उन पर दबाव डालकर अपने मन मुताबिक काम कराने की कोशिश की जा रही है। ऐसा फेसबुक के संदर्भ में देखा भी गया है, ट्विटर पर भी पिछले दिन दबाव था। और दूसरी तरफ से इसका कानूनी पहलू है कि क्या इसमें वाकई में ट्विटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वो ये कह सकते हैं कि भारत का कानून उनके मन मुताबिक नहीं है, लिहाजा वो इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, या इसको वो नहीं मानेंगे, या वो ये सिफारिश करेंगे कि आप अपने कानून में बदलाव करिए। तो इन दोनों मसलों बातचीत करेंगे। इस मसले बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ इस वक्त सत्य हिंदी के मैनेजिंग डायरेक्टर और साथ ही साथ आज तक के संस्थापक और आज तक के लंबे समय तक डायरेक्टर रहे कमर वहीद नकवी साहब हमारे साथ है, जो एनबीएसए के सदस्य भी थे जब एनबीएसए जो सेल्फ रेगुलेटरी टेलीविजन की बॉडी थी उसके। और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा जुड़ गए हैं। हमारे साथ अमन तनेजा है जो कानून के जानकार हैं और खासतौर से आईटी से संबंधित कानून पर जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है उस पर नजर रखते हैं। हमारे साथ आलोक जोशी, सीएनबीसी आवाज के पूर्व संपादक। थोड़ी देर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता
भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आलोक, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो पूरी की पूरा विवाद है, इस विवाद को आप किस मद्देनजर से देखते हैं? क्या इसका सिर्फ वही पहलू है जो लोग कहते हैं कि दरअसल सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कब्जा करना चाहती है, उनको अपने हिसाब से चलाना चाहती है, या जो बात सरकार कह रही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये अपने आप में एक इतनी बड़ी कंपनी हो गए हैं कि देशों के कानून को मानने से इनकार करते हैं? ये एक तो आशुतोष जवाब आलोक कहें तो ये साफ कर दीजिए कि कौन से आलोक, और मेरी बात होती है तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि आप मुझसे ही पूछ रहे हैं, लेकिन यहाँ इस कंफ्यूजन की भारी गुंजाइश है। और ये दोनों बातें हैं। देखिए, एक सरकार जो चाहती है वो ये चाहती है, मैं ये बात कई बार कह चुका हूँ अन्य संदर्भों में भी, सरकार चाहती है कि जिस सीढ़ी पर चढ़कर, बल्कि सरकार क्या, वो लोग जो सरकार में बैठे हुए हैं वो ये चाहते हैं कि जिस सीढ़ी पे चढ़ के वो यहाँ तक पहुंचे हैं, अब उस सीढ़ी को गिरा दिया जाए, जिस पुल को पार करके वो आए हैं उस पुल को जला दिया जाए, ताकि दूसरा कोई उस रास्ते चलकर यहाँ तक न पहुंच पाए। और ये सरकार, आपको पता है, ये पूरा एस्टेब्लिशमेंट बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया की सवारी करके आया है। सोशल मीडिया की सवारी की उस वक्त इनकी तरफ से कहा जाता था कि ये मीडिया की हमको कोई आवश्यकता नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया को हम इररिलेवेंट कर देंगे, और वो उन्होंने करके दिखाया। उसके बाद क्या हुआ, मेन स्ट्रीम मीडिया दंडवत हो गया। तो आज की तारीख में मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरह से बिछा हुआ है। कुछ इधर उदाहरण दिख रहे हैं और मैं कहूँगा उनके साहस की दाद देता हूँ जो लोग सामने आ रहे हैं और सच को सच की तरह रख रहे हैं। लेकिन परिस्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब अखबार में खबर छपना भी खबर हो जाता है, जो मैं कह रहा हूँ आजकल। लेकिन दूसरा पहलू भी है इसका, जो सरकार कह रही है वो पूरी तरह से उसमें मेरिटलेस बात नहीं है। ये चिंता हम सबको बहुत समय से सता रही है कि ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, बल्कि ये जो डिजिटल मीडिया कंपनीज हैं, ये इतनी बड़ी होती जा रही हैं, इतनी ताकतवर होती जा रही हैं। और इससे पहले ये सवाल ट्रांसनेशनल या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के संदर्भ में बहुत बार उठता रहा है, ये सरकारों से ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं। इनमें इतनी ताकत आ जाती है कि फिर देशों की सरकारें बनाने बिगाड़ने लगते हैं। और आप जानते हैं ये पावर एक ऐसी चीज है जो जिसके हाथ में आ जाए वो फिर उसको खिलवाड़ करने में मजा आने लगता है। तो इसके अनेक उदाहरण दिख रहे हैं। अभी तक मैं नहीं समझता हूं कि भारत में ऐसा हुआ है। अभी तक तो यही था, आप एक तरफा देख रहे थे कि सारे जितने माध्यम हैं, व्हाट्सएप मान लीजिए, फेसबुक मान लीजिए, ट्विटर मान लीजिए, इसका भरपूर इस्तेमाल इस सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े हुए लोगों ने किया और विपक्ष को जगह नहीं मिलती थी, मुश्किल होती थी उनके लिए इन पे जगह पाना। या विपक्ष भी नहीं कहूंगा मैं, विपक्ष की तो आलोक शर्मा बैठे हैं, वो अपनी बात कहेंगे। उन लोगों को जो इस सरकार पे सवाल उठाते हैं वो विपक्ष है या नहीं पता नहीं है, क्योंकि 2014 के पहले भी वो उन सरकारों पे सवाल उठा रहे थे, 2014 के बाद वो इस सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। और वो सवाल उठाना मुश्किल होता जा रहा है दिन ब दिन उन लोगों के लिए भी जिनको मैं अपनी नजर में निष्पक्ष पाता हूं, जिनके बारे में मैं नहीं मानता हूं कि वो किसी दूसरी पार्टी या पिछली सरकार के लोगों के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। जो किसी दूसरी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए आप मान सकते हैं, लेकिन निष्पक्ष व्यक्तियों के लिए भी आसान नहीं रह गया रास्ता। इसलिए इन कंपनियों की हेजेमनी, एक तरह से इनका जो एकाधिकार जैसी परिस्थिति या इनका दबदबा जो है, उस पर रोक लगाने की मांग अगर कोई कर रहा है, लेकिन उसके साथ जो तौर तरीके हैं वो साफ सुथरे नहीं दिखते हैं इससे। और जिस समय पे किया जा रहा है, ट्विटर से बरसों से मांग की जा रही थी कि अपना जो वेरिफिकेशन मेथड है, वेरिफिकेशन मैकेनिज्म, उसको सामने लाइए, उसको ट्रांसपेरेंट कीजिए। अभी हफ्ते भर पहले ट्विटर ने एक व्यवस्था निकाली कि साहब आप ये कर दीजिए, फॉर्म भरिए इसमें। और इस बार वो आपकी कोई सरकारी आईडी मांग रहा है। खास बात यह है, पिछली बार के वेरिफिकेशन प्रोसेस में वो सरकारी आईडी नहीं मांगता था, अब वो सरकारी आईडी मांग रहा है। इस समय सरकार उसके पास पुलिस भेजती है और अब सरकार भी चिट्ठी भेज रही है, दिल्ली पुलिस भी बयान दे रही है। इसका क्या अर्थ है? वो कंपनी अगर कह रही है कि हमारे लोगों को खतरा है, सरकार का फर्ज बनता है कि आप उनको सुरक्षा दें और कहें कि बेहिचक काम कीजिए, हम आपकी सुरक्षा का इंतजाम करेंगे। इसके बजाय आप उनको कह रहे हैं डोंट बीट अराउंड द बुश, यानी इधर उधर की बात मत करो, भारत में एक नया कानून बना है, इसको लागू करो। तो ये तरीका ठीक नहीं है। ठीक है, आपने कहा ये तरीका ठीक है। आपने दोनों बातें की। आपने एक तरफ ये कहा कि जो मल्टीनेशनल कंपनी, ये एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल ट्रांसनेशनल कंपनीज बन गई हैं, बहुत पावरफुल हो गई हैं। फिर आप ये भी कह रहे हैं कि सरकार का जो रवैया है वो भी बहुत ठीक नहीं है और उस पर भी कुछ प्रश्न चिन्ह है। लेकिन नकवी साहब, मेरा सवाल आपसे इस बात को लेकर ये है कि ये
ये आज की तारीख में ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो या फिर आपका टेलीग्राम हो, सिग्नल हो, ये आज के जीवन के रोजमर्रा के हिस्से हो गए हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये इस बात को लेकर ये है कि इंक्रिप्शन, यानी अगर आपका मैसेज जो है, आपको मैसेज कोई पढ़ नहीं सकता है। अगर सरकार ये डिमांड करती है कि हम आपके मैसेज को पढ़ना चाहते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि प्राइवेसी में इंटरफेरेंस है? प्राइवेसी में इंटरफेरेंस तो बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम्म, सवाल ये है मूल रूप से इस पूरे विवाद में कि जो इंटेंट है सरकार का, पहली बात ये है कि उसको ही देखा जाना चाहिए कि वो इंटेंट क्या है। और पिछले दिनों बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं हमारे सामने जब सरकार की जो आलोचना हुई और जो शुद्ध रूप से आलोचना थी, जिसमें कोई हेट स्पीच नहीं थी, कोई ऐसी गंदी बात नहीं थी, और ऐसे बहुत सारे ट्वीट जो हैं या सोशल मीडिया के पोस्ट हैं या जो बाकी चीजें हैं जिन पर सरकार को आपत्ति हुई और सरकार ने उसको दबाव डाला कि इनको हटाइए। तो हम जो बात रखना चाहते हैं ये रखना चाहते हैं कि भाई आप इन मीडिया कंपनियों को डरा के धमका के आप एक सर्टेन तरीके का इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं कि उस सर्टेन तरह के इकोसिस्टम में सरकार जो चाहती है, जैसा चाहती है वैसा ही सोशल मीडिया पे आए। आपको मैं बता दूं कि फ्रीडम हाउस एक संगठन है जो पूरी दुनिया में इंटरनेट की क्या स्वतंत्रता है, किस देश में क्या स्वतंत्रता है, उसका अध्ययन करती है। और उसके मुताबिक भारत जो है भारत इंटरनेट के मामले में आंशिक रूप से स्वतंत्र है, यानी पार्टली फ्री, जिसको फुल फ्रीडम नहीं है, पार्ट फ्रीडम माना जाता है। और ये फ्रीडम हाउस का कहना है कि 2009 से भारत पार्टली फ्री कंट्री के दर्जे में आया है। 2008 तक भारत फुल्ली फ्री था, लेकिन वो मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद सरकार ने इंटरनेट में जो कुछ हो रहा है, सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है उस पर नजर रखना शुरू की और धीरे धीरे वो फ्रीडम कम होती गई और आज वो काफी कम हो चुकी है। तो कुल मिलाकर के जो अभी का जो नया आईटी एक्ट है उसमें जो दो चिंताएं हैं जो सोशल मीडिया पे हैं कि प्राइवेसी की बात नहीं है। बात यह है कि एक कि सरकार जिस कंटेंट को कहेगी कि इसको आप हटाइए, उसको 36 घंटे के अंदर आपको हटाना पड़ेगा। यानी कंटेंट सही है या गलत है, आपत्तिजनक है, इसका जज कौन है? इसका जज सरकार है। अभी तक जो है जज का काम न्यायालय करता था कि आपको किसी कंटेंट के खिलाफ कोई आपत्ति है, अखबार में छपा है, तो डिफेमेशन का मामला लीजिए और जाइए अदालत में। किसी ने कोई बहुत ही गलत बात कही तो आप एफआईआर भी लिखा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब ये जज करना सरकार का काम है। तो सरकार के तो अपने निहित स्वार्थ होते ही हैं। कौन सी सरकार, चाहे इस पार्टी की या उस पार्टी की या किसी पार्टी की, कोई भी सरकार जो है उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं। तो आप वो जो उसके इंटरेस्ट हैं उसको बचाने के लिए सरकार अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी बात जो इसमें है वो ये कि कोई भी मैसेज जो आपत्तिजनक पाया गया तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, सरकार को उसको अनिवार्य रूप से बताना होगा कि इसका ओरिजिनेटर कौन है। और ये दो चीजों पे तमाम सोशल मीडिया के लोगों को आपत्ति है, क्योंकि उनका कहना है कि भाई ये प्राइवेसी का उल्लंघन होगा, तो आपको हम ये नहीं बता सकते। तो मोटे तौर पे ये दो बातें हैं। ठीक है। अमन, ये जो प्राइवेसी का सवाल है जो व्हाट्सएप पे दिल्ली हाईकोर्ट गया है, दिल्ली हाईकोर्ट में जाने के बाद वो कह रहा है कि भाई प्राइवेसी का सवाल है और हम इसको नहीं कर सकते। लेकिन भारत जैसे देश को जो लगातार आतंकवाद से प्रभावित रहा है, जहां एक लंबी चौड़ी आतंकवाद की परंपरा कहें, बल्कि आतंकवाद के से काफी प्रभावित है, परेशान रहा है, पाकिस्तान लगातार करता रहा है, नॉर्थ ईस्ट में इस तरीके की दिक्कतें हुई, नक्सलवाड़ी का अपना सवाल है। तो वैसे में अगर भारत सरकार कहती कि आपको बताना पड़ेगा ओरिजिनली ये कंटेंट कहां से आया है, तो इसमें व्हाट्सएप को प्रॉब्लम क्यों होनी चाहिए? ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, दे शुड टेल अस।
जी हाँ, बिल्कुल। तो इसमें व्हाट्सएप का कहना ये है कि ये सुविधा देने के लिए कि आप ओरिजिनेटर ट्रेस कर पाएं फॉर दीज बैड एक्टर्स, जो आप आतंकवादी कह रहे हैं या उस टाइप की कैटेगरी के लोग हैं, उनका इंफॉर्मेशन देने के लिए हमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन पूरी तरीके से तोड़ना पड़ेगा, मतलब सारे यूजर्स के लिए। अब उसके आगे जाके ये जो मतलब सरकार कह भी रही है कि हम ये सिर्फ रेयर केसेस में इस्तेमाल करेंगे इसका, या तो कोर्ट ऑर्डर होगा या रेयर केस में हम ये ऑर्डर इशू कर सकते हैं। बट वो जो उस सिस्टम में कोई चेक्स और बैलेंसेस खास है नहीं, मतलब वो एग्जीक्यूटिव डिसीजन है जो सरकार खुद ही लेगी, खुद ही डिसाइड करेगी कि रेयर केस है नहीं है। तो ये एक पार्ट है। अब जो व्हाट्सएप का कहना है केस में कि और ये बेसिकली इंडिया में ये राइट टू प्राइवेसी जो फाइनली एज अ फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज हुई है, ये पुट्टस्वामी जजमेंट के थ्रू आती है। उस जजमेंट में कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी लॉ जो प्राइवेसी को इम्पिंज करे, और यहाँ वो हो रहा है, मतलब इम्पैक्ट जरूर है हमारी प्राइवेसी पे, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये है कि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन अब ज्यादा इजीली एक्सेसिबल हो सकती है सरकार को। जब ऐसा सिचुएशन हो तो हमें वो लॉ को इस टेस्ट ये है कि ये नेसेसरी है कि नहीं। तो नेसेसिटी में हम बोल सकते हैं हाँ, एक लेजिटिमेट स्टेट एम है यहाँ कि हमें सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के कारण से हमें ये करने की जरूरत है। दूसरा ये है कि क्या ये प्रोपोर्शनेट है कि नहीं, अगर और कोई तरीका है ये जानकारी पाने का, या मतलब ये जो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, एक बैलेंसिंग एक्सरसाइज देखी जाती है यहाँ। कोर्ट जो करने वाला है इसमें भी जो करेगा वो एक बैलेंसिंग एक्सरसाइज है। तो एक तो ये पॉइंट है कि ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन तोड़ना, ये कानून जो है, मतलब एक तो किसी को ये भी नहीं पता कि ये हो सकता है कि नहीं बिना इंक्रिप्शन तोड़े। सरकार कह रही है कि बिना इंक्रिप्शन तोड़े आप ये ओरिजिनेटर वाला इंफॉर्मेशन हमें दे सकते हो। व्हाट्सएप का कहना है ये नहीं हो सकता। और ये इन रूल से पहले भी ये मुद्दा एक्चुअली मद्रास हाईकोर्ट में इस पे सुनवाई हो रही थी कि उससे पहले भी आईटी एक्ट में सेक्शन 69 ये कहता है कि इंटरमीडिएट जैसे व्हाट्सएप और बाकी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको सरकार को टेक्निकल असिस्टेंस रेंडर करनी है। अब ये टेक्निकल असिस्टेंस का क्या मतलब है? टेक्निकल असिस्टेंस कहाँ तक लिमिटेड है कि अगर मेरा प्लेटफॉर्म एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है और मैं नहीं दे सकता हूँ आपको एक पॉइंट के बाद इंफॉर्मेशन, जितना मैं दे सकता हूँ मैं दे दूंगा। पर यहाँ जो सरकार कह रही है कि आपको शायद अपना आर्किटेक्चर ही बदलना है, और उस पॉइंट पे व्हाट्सएप ने एक्चुअली केस किया है कि ये दिस इज गोइंग बियॉन्ड दैट स्कोप। तो ये काफी नुआंस्ड आर्गुमेंट्स हैं इसमें जो मैं शिवम के पास जाऊं उसके पहले एक सवाल और मेरे मन में है कि ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके बारे में आरोप लगता है कि ये हमारे जो प्राइवेट डेटा है ये बाजार में बेचते हैं, तो जो एक तरीके से कहीं ना कहीं आपकी प्राइवेसी को ये बेच रहे हैं एक तरीके से। अगर आप देखें आपका बहुत सारा डेटा, आपका बिहेवियरल पैटर्न सब कुछ वहां पे निकलता है, तो वैसे में ये किस अधिकार के साथ कहेंगे कि आप हमारे प्राइवेसी को अफेक्ट कर रहे हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। और आप अमन आप बोलिए। हाँ, मैं कह रहा था ये एकदम बहुत अच्छा सवाल है। एक तरफ पे व्हाट्सएप के खिलाफ जो ये प्राइवेसी पॉलिसी को लेके जो लिटिगेशन चल रहा है, और ये जो ट्रेसेबिलिटी वाला मामला है कि वेदर ये करना पॉसिबल है कि नहीं है, वैलिड सवाल है कि, पर मेरे ख्याल से ये दो अलग मुद्दे हैं, क्योंकि मतलब अलग अलग प्रॉब्लम्स इनमें सामने आती हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है आज की डेट में इंडिया में ये है कि हमारे पास कोई डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है। वो जो लॉ अभी पेंडिंग है, पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने है, जब तक वो नहीं आती। और व्हाट्सएप ने भी ये बोला है आज के डेट में हमारी प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो कानून के मुताबिक है। अगर आपके पास डेटा प्रोटेक्शन लॉ आज की डेट में नहीं है जो उतना ताकतवर है, तो वो भी एक मतलब सरकार को उस नजरिए से भी देखना चाहिए कि वो लॉ को स्पीड अप करने की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि उसका इन सब चीजों से रिलेशनशिप है। जब तक वो लॉ नहीं आती क्लैरिटी नहीं आएगी इन मामलों में। ठीक है, आपके हिसाब से ये एक सवाल है। बट शिवम, जो बात अभी मैंने आलोक जोशी से की और जिसका जवाब उनकी तरफ से आया और जो बातचीत निकल के आ रही कि सरकार का इंटेंट डाउटफुल है, यानी सरकार का मकसद ये नहीं है कि वो दरअसल जो नेशनल पॉलिसी है उसके तहत कुछ करना चाहती है।
सरकार का मकसद ये लगता है कि सरकार जानबूझ के इनके ऊपर कब्जा करना चाहती है। जो सवाल ट्विटर की तरफ से उठा समित पात्रा के मसले पर, जहां पे समित पात्रा से पूछताछ होनी चाहिए थी, कांग्रेस पार्टी से पूछताछ होनी चाहिए थी, वहां आप सीधे पुलिस ट्विटर के दफ्तर में चली जाती है। नहीं, आशुतोष जी, मेरी आवाज सही आ रही है आप तक? बिल्कुल सही आ रही, बिल्कुल सही आ रही। आशुतोष जी, इंटरेस्टिंग बात ये है कि 2000 में थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य में, थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में जाना चाहूंगा और आपके सवाल पर भी आऊंगा। 2006 से ट्विटर आया है इस दुनिया में और हिंदुस्तान में। आप मुझे एक चीज बताइए, 2006 से आपने करीब सभी जो बड़ी कंट्रीज हैं उनको आपने ग्रीवियंस रेड्रेसल ऑफिसर भी दे दिया, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर भी दे दिया, नोडल ऑफिसर भी दे दिया। आप एक ट्विटर पर बहुत एक्टिव रहने वाले व्यक्ति हैं। कुल मिलाकर अगर आज आपको भी कंपनी एस्केलेट करना है तो आपको टेक्निकली वो यूएस के हेड ऑफिस जाकर एस्केलेट करना पड़ेगा। एक बात, सरकारें लगातार इस बात को कहती हुई आई है और लगातार ट्विटर को लेकर भारतीय जनता पार्टी या संबित पात्रा का मामला नहीं रहा है। कोई भी सरकार रही हो, कहीं ना कहीं ये टसल रहा है। शशि थरूर जी 6 दिसंबर 2011 को उन्होंने ही एक ट्वीट किया था और ट्वीट में उन्होंने कहा, आई रिजेक्ट सेंसरशिप, आर्ट, लिटरेचर, पॉलिटिकल ओपिनियन एंड सैक्रोसेंट, बट इन्फ्लेमेटरी communal incitement is like a match at a petrol pump. We'll have to understand it, but by someone at large, कहीं ना कहीं आईटी नियमों को लेकर जो चीजें चली हैं उन पर कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। और जब आप कहते हैं कि जहां संबित पात्रा या कांग्रेस से पूछताछ होनी चाहिए थी वहां ट्विटर के ऑफिस पुलिस चली गई, आपको एक नॉर्मल नोटिस सर्व किया गया, आपको कहा गया कि आइए एक बार जो आपका ओरिजिनेटर है, जो सोर्स है, आप वो हमें बताइए स्पेशल सोयल द्वारा। आप अपने आप को वहां प्रोड्यूस नहीं करते हैं, पुलिस आपकी यहाँ पर आती है, आपको सम्मान देकर जाती है। एक नॉर्मल नागरिक होने के नाते नथिंग इज बिगर देन द कंट्री एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर ट्विटर दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी भी है, बावजूद उसके वो मेरे देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता से बड़ी नहीं है। उनको जवाबदेही देनी पड़ेगी। आप मुझे एक चीज बताइए, ये सारे लॉज आप चाइना में भी मानते हैं, यूरोप में भी मानते हैं, सिंगापुर में भी मानते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी मानते हैं। सिंगापुर का तो अभी आपने रिसेंट देखा होगा किस तरह से टसल चला है। तो जब आप इंडिया में आते हैं तो आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चैंपियन क्यों बन जाते हैं? लेट्स सिट एंड डिसाइड कि क्या चीजें होनी चाहिए। और उससे भी जरूरी यहाँ पर सिर्फ ये है, जो मुझसे पहले अमन जी ने रेफरेंस दी, बिल्कुल सही बात है। जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी जो वाला जो डिसीजन है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें क्लियर कहा गया है, जब हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, which is absolutely fine. 19A defines the freedom of expression. I understand that, but with some reasonable restrictions. जब इस देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की बात आती है तो माफ कीजिए, डेटा शेयर किस स्तर पर होना चाहिए, पॉलिसीज पर होना चाहिए, वहां आपको कहीं ना कहीं एक कंक्लूजन पर पहुंचना पड़ेगा। कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूं। शिवम, मैं आपको रोक रहा हूं। ऐसी कौन सी बात है जो ट्विटर ने नहीं मानी है, फेसबुक ने मानी? पिछले दिनों आपने कहा कि 51 ट्विटर अकाउंट्स के हैं, उस पर कुछ चीजें हैं, आप उसको विड्रॉ कर लिया, उन्होंने विड्रॉ कर लिया, आपकी बात मान ली उन्होंने। फेसबुक तो आपके कहने पे चलता है, फेसबुक तो आपके कहने के हिसाब से चलता है। मेरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि दरअसल जो फेसबुक हो, सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप पर जो तमाम लोग जो हिंदू मुसलमानों की बात करते हैं, जो नफरत फैलाने की बात करते हैं, सरकार उन पे कंट्रोल करने की बात नहीं करती है, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? यह भी तो एक सवाल है, क्योंकि उनकी वजह से भारत का जो सामाजिक दायरा है उसमें दिक्कतें पैदा होती हैं, दंगे होते हैं, लोगों की जाने जाती हैं। लेकिन आप देखिए कि सरकार की तरफ से उन पर उनके खिलाफ कार्रवाइयां नहीं होती हैं। मैं कहता हूं यही सवाल ट्विटर से पूछे जाने की जरूरत है। मैं उनकी आपको रूल्स एंड पॉलिसीज का 2-3 पॉइंट्स पढ़ देता हूं। होपिंग दैट एन एंटायर प्रोटेक्टेड कैटेगरी एंड और इंडिविजुअल हु मे बी मेंबर ऑफ द कैटेगरी डाइज एट द रिजल्ट ऑफ अ सीरियस डिजीज, दैट इज आई होप ऑल नेशनलिटी गेट कोविड डाई। मतलब अगर आप किसी की उम्मीद कर रहे हैं कि कोई मर जाए या फिर किसी के बारे में इस तरह की आप बातें कर रहे हैं तो आपका कंटेंट ब्लॉक होना चाहिए, ब्लॉक होना चाहिए, बैन होना चाहिए बाय ट्विटर। ये ट्विटर की पॉलिसी है। आपको याद होगा रोहित सरदाना जी के केस में, आपके मित्र रहे वो, आप कितने समय, लंबे समय तक साथ रहे, एक कम्युनिटी ने उनके मरने के बाद कि इनको भी कोविड होना चाहिए, इनको भी होना चाहिए। और मैं ये किसी पार्टी लाइन के स्टैंड पर नहीं कह रहा हूं, देश में हर किसी के स्टैंड पर। ये ट्विटर की जो पॉलिसीज हैं, जो आपने खुद बनाई हुई है, आपने लिखी हुई है, क्या आपको इनका पालन नहीं करना चाहिए? और आपने कहा कि ट्विटर हर जगह बात मानता है। मुझे एक चीज बताइए, जब ये यूनाइटेड स्टेट्स में कैपिटल वाला काम हुआ, उसके तुरंत बाद यूनाइटेड स्टेट्स बहुत सारे ट्विटर अकाउंट पर चाबुक चलाया गया, खुद वोटर्स पर चाबुक चला दिया गया। हिंदुस्तान में जब लाल किले पर ये हंगामा हुआ, सिख फॉर जस्टिस का जो हेड है पन्नू, उनके अकाउंट से कितना प्रमुख में वीडियो, क्या उन पर
कोई कार्रवाई हुई, गवर्नमेंट को डिनाई कर दिया गया, काफी नहीं दिनों तक उस पर टसल चलता रहा। चाइना से जब इंडिया का टसल चल रहा था, आपको याद होगा, लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है उसके कुछ हिस्से को चाइना में दिखा दिया गया था। तमाम टसल के बाद वी आर इन डीप टॉक विद कंट्री, और वहां पर सिचुएशन ऐसी है, आपने हिंदुस्तान के इसको उधर दिखा दिया। तो अगर आप एक ग्रेवियंसर रेडिसल परफॉर्मेंस रखेंगे तो कम से कम वो उस चीज का ध्यान रखें ना कि मैप जैसी सेंट्रल इशू, जैसे आपने हेट स्पीचेस की बात कही, आई एग्री विद यू, ये ट्विटर की पॉलिसी है और उनको इस पर काम करना चाहिए, इसके लिए टकराए ना, सुप्रीम कोर्ट जाए। लेकिन जब बात आती है कि यहाँ पर हमें टर्म करना है फेक न्यूज को, ठीक है, फेक न्यूज ओरिजिनेटर है, हम उसको लेकर कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म को कोई बट शिवम फेक न्यूज के बारे में लोग कहते हैं सबसे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी के अमित मालविया की तरफ से आती, कम से कम 20-22 ऐसे उदाहरण हैं जो ऑल्ट न्यूज ने लोगों के सामने रखे। मैं उसमें उस बहस में नहीं जाना चाहता, बट आलोक जो बात शिवम कह रहे हैं कि आप उनसे सहमत है, क्या आप बोले शिवम? मैं आई रिक्वेस्ट यू, क्योंकि आपका ऑडियो उतना क्लियर नहीं, बीच में कुछ डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, अगर आप दोबारा से कनेक्ट करें या लैपटॉप के थ्रू कनेक्ट करें तो आपका ऑडियो ज्यादा बेहतर हो पाएगा। आलोक जो बात शिवम कह रहे हैं, क्या आप उनकी बात से सहमत है? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ आशुतोष। मैंने आपको पहले बताया और आपने उस पर थोड़ा आश्चर्य जताया कि मैं अभी इन कंपनियों के बारे में सवाल उठ रहे हैं, उस पर मैं सहमत हूँ कि ये कंपनियों की हेजेमनी तोड़ने की कोशिश हो रही है। अमन ने आपको बताया, देखिए, वो कानून कायदे इम्प्लीमेंट करना, यूनिवर्सली इम्प्लीमेंट करना एक अलग चीज होती है, और जब भी आप किसी मुकदमे में जाते हैं, इस तरह के इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उसमें टाइमिंग भी देखते हैं, मोटिव भी देखते हैं। ये टाइमिंग बहुत विचित्र है। ये समय आ रहा था, ये सही बात है कि ये समय दिया गया था, ये इस तारीख के बाद होना है, आपको ये कंप्लाई करना है, लेकिन उसके पहले की परिस्थितियां भी देखी जानी जरूरी हैं। और इस वक्त खास तौर पे दिल्ली पुलिस की तरफ से इस बयान का क्या मतलब है कि ट्विटर ऐसे क्यों कह रहा है? ट्विटर तो साफ है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। ट्विटर को अपने लोगों पे खतरा अगर महसूस हो रहा है, पुलिस का काम उनको सुरक्षा देना है कि उन पे सवाल उठाना है। तो ये संबित पात्रा का मैनिपुलेटिव मीडिया का टैग लगना एक ट्रिगर के तौर पे काम कर रहा है। 50 क्या उदाहरण तो सैकड़ों में होंगे, जिनमें तमाम लोग नफरत फैलाने वाले, आग लगाने वाले, भड़काने वाले, आग का मतलब लक्षणा में लीजिए, असल में आग लगाते हुए नहीं, लेकिन ट्विटर पर आग लगाते हुए लोग, और वो लोग ऐसे हैं और बहुत, जिनके सबके ऊपर एक तमगा है कि फॉलोड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उस पर कब सवाल उठा भाई? आप इतनी पॉलिसी बना रहे हैं, आप ट्विटर पर सवाल उठा रहे हैं, आप व्हाट्सएप के मैसेज भी पढ़ लेना चाहते हैं, आप अपनी भारत सरकार के जिम्मेदार पद पे बैठे हुए अधिकारी के सोशल मीडिया पॉलिसी क्या, ये बता दीजिए भाई हमको। मैं भी जानना चाहता हूँ, भारत का एक नागरिक हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री के कार्यालय से किन लोगों को फॉलो किया जाएगा, इसके क्या नियम कायदे हैं। जैसे हम ट्विटर से पूछ रहे थे कि तुम किसको वेरिफिकेशन का टैग देते हो, इसके क्या नियम कायदे हैं, हम कई साल से पूछ रहे हैं। उन्होंने इस वक्त अभी हाल में एक नियम कायदे जारी कर दिए हैं, आप बता दीजिए। नहीं, वो नहीं होगा, उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो झंडा उठा के घूमते रहेंगे, अपनी फोटो लगाते रहेंगे। जब ऐसा कांड हो जाए जिसमें सरकार घिरती हुई लग रही है, और सच बात यह है कि ये सोशल मीडिया जो एक समय तक इनको लग रहा था कि हमारा कब्जा है, कोई चिंता की बात नहीं है, चारों ओर हमने इस पे बड़ी बड़ी आर्मी लगा रखी है, हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, अपने को किस बात की चिंता है। यहाँ ये तरह तरह के कारणों से कमजोर पड़ रहे हैं। आपने पिछले 6 महीनों में देखा होगा, प्रधानमंत्री का वीडियो आया, उस पर बहुत सारे डिसलाइक हो गए, लाइक के मुकाबले डिसलाइक बढ़ गए। उन्होंने वो हटा दिया, वीडियो में से वो ऑप्शन हटा दिया लाइक डिसलाइक करने का, वो दिखना बंद हो गया। इस तरह के कई मौकों पे आप देख रहे हैं, इन्होंने एक ट्रेंड चलाना शुरू किया, उसका जवाबी ट्रेंड हावी हो गया। अब लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, ये मीडियम ही ठीक नहीं है। फिर अपना एक कू ऐप लॉन्च किया कि भाई चलिए हम सामने खड़ा कर देते हैं, अपना राष्ट्रवादी ऐप लॉन्च करेंगे, वो भी नहीं चल रहा है, क्योंकि भाई वहां तो फिर आप ही की बिरादरी हो गई ना। आप अपने घर में एक ऐप लॉन्च कर लें, उस तरह का कांड देश के सारे लोग तो गए नहीं। और ट्विटर से ज्यादा व्हाट्सएप की परेशानी भी समझ लीजिए। व्हाट्सएप, ये जो आप जो तर्क दे रहे हैं कि मैं राष्ट्रीय एकता को और सामाजिक समरसता को खतरे वाली चीजें होंगी तो आपको खोलना पड़ेगा, ये तर्क बैठता नहीं है, क्योंकि ऐसे उदाहरण आपके पास है नहीं। ऐसे उदाहरण ढूंढे जाएंगे तो उस तरफ ज्यादा निकलेंगे जो आपने पहले कहा, लेकिन इसके बावजूद सरकार ये कह रही है।
व्हाट्सएप की समस्या ये है कि अगर वो किसी भी दबाव में आके इस इंक्रिप्शन को छोड़ देता है या तोड़ देता है, उसके 90% लोग उस प्लेटफॉर्म से भाग जाएंगे। हालांकि हमारे देश में लोगों को प्राइवेसी की कोई खास कदर या परवाह है नहीं। अमन ने कहा कि अगर इसकी परवाह है तो सरकार प्राइवेसी का कानून क्यों नहीं लाती है? आप प्राइवेसी का कानून ले आइए, आपकी आधी से ज्यादा समस्याएं हल हो जाएंगी। वो नहीं लाएंगे आप, लेकिन आप उससे कहेंगे तुम अपना एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ब्रेक कर दो। जब हम पूछें कि ये वाला मैसेज कहां से आया तो हमें बता दो, तो उसका कहना बिल्कुल सही है कि अगर मैं किसी एक का मैसेज पढ़ूंगा आपके कहने पर, वो भले राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो, तो मेरे ऊपर ये सवाल तो आ गया ना कि मैं मैसेज पढ़ता हूं और मेरे सारे यूजर्स के मन में खतरा पैदा हो गया कि भाई हमारे मैसेज पढ़े जा सकते हैं। सामने आज की तारीख में टेलीग्राम एक बड़ा पोटेंट कॉम्पिटिटर उसके खड़ा है, सिग्नल दूसरा कॉम्पिटिटर आ गया है। तो ये इस मुकाबले में भी व्हाट्सएप को रहना है, जिसकी वजह से बढ़ा हुआ है। वरना व्हाट्सएप फेसबुक की कंपनी है, फेसबुक उसकी पेरेंट है, और फेसबुक जिस अंदाज में बिछी हुई है सरकार के सामने, किसी से छिपा नहीं है। 1 मिनट में इनके कहने पे वो निकाल देते अगर उनको अपना पूरा धंधा बैठ जाने का खतरा ना होता। और वो धंधा बैठने का खतरा भारत से ज्यादा उनको पश्चिमी देशों में है। भारत तो उदाहरण के तौर पे दिखाया जाएगा कि भाई देखिए, इन्होंने भारत सरकार को 2 जानकारी निकाल के दी, 2 मैसेज, 2 चैट पढ़ के इन्होंने बता दी। ठीक है। यूएस या यूके में लाखों लोग बंद कर देंगे कि बंद करो यार, ये तो आपकी प्राइवेसी खोल देता है। और हो सकता है कि वहां उन पर मुकदमा भी हो जाए इस आरोप में कि तुमने प्राइवेसी का वादा तोड़ा है, तुम लोगों की प्राइवेसी वायलेट कर रहे हो। ये खतरा समझना चाहिए। अब ठीक है, आप आलोक जो बात है, बट नकवी साहब मेरा सवाल, नकवी साहब मेरा सवाल इस बात को लेकर ये कि देश की सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है या एक प्राइवेट प्लेयर का बिजनेस प्रपोजिशन? जाहिर सी बात है कि देश की सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी प्राइवेट प्लेयर के अपने व्यापारिक हितों से, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जो सरकार जो अभी नए आईटी एक्ट लेके आई है, उसका उद्देश्य देश की सुरक्षा है क्या? एक दूसरी बात यह कि सरकार यूएपीए कानून जब लेके आई थी तो अमित शाह जी ने संसद में कहा था कि भाई ये कानून का हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर उपयोग करेंगे, जिसमें सरकार जिसको चाहे उसको आतंकवादी कह के अंदर कर दे। ठीक है, अब आपके सामने है कि उसका रेयरेस्ट ऑफ रेयर जो है प्रयोग हुआ कि बहुतायत प्रयोग हो रहा है। दूसरी बात यह कि आप देख रहे हैं कि पूरे देश में जगह जगह पर जो छोटा छोटा पत्रकार है, यानी एक पत्रकार जो एक स्कूल में मिड डे मील में गड़बड़ी का भंडाफोड़ करता है, आप उसको नाप देते हैं। कोई दूसरा पत्रकार जो है किसी बलात्कार कांड की जांच के लिए जाता है, आप उस पर एनएसए लगा देते हैं। तमाम जब इस तरह की कार्रवाइयां सरकार की ओर से हो रही है तो सरकार के मंतव्य पर संदेह होता ही है। दूसरी बात ये, इस पूरे आईटी एक्ट में का एक पृष्ठभूमि है। आप देखें कि जब ये सुदर्शन टीवी का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, जब सुदर्शन टीवी वो कार्यक्रम ला के बना रहा था कि जो जिहादी आईएएस या जो मुस्लिम लोग जो है आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनको कहाँ से पैसा मिलता है, इस तरह का संदेह खड़ा करने का बहुत ही सांप्रदायिक टोन का जो कंटेंट है वो लाना चाह रहे थे। उस पर सरकार का जो हीरा हवाली का रवैया था वो हमारे सामने है। और उस मामले की सुनवाई के दौरान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बार बार ये कहा कि, और सुप्रीम कोर्ट की चिंता थी कि भाई आपके पास जो है वो टेलीविजन मीडिया को रेगुलेट करने का कोई जो है इंतजाम नहीं है पक्का, और ये सब जो है इंडस्ट्री के भरोसे छोड़ दिया गया। तो कोई ऐसा वैधानिक ढांचा होना चाहिए जो टेलीविजन मीडिया को, टेलीविजन न्यूज को रेगुलेट करे। उस समय सरकार बार बार ये कह रही थी कि साहब टेलीविजन से कोई खास समस्या नहीं है, मूल समस्या तो डिजिटल मीडिया से है। यानी तब से सरकार जो है डिजिटल मीडिया के खिलाफ थी। वजह यही है कि देश में जो अखबार हैं, ज्यादातर अखबार, उनसे सरकार को कोई समस्या नहीं है, वो सरकार के मनोनुकूल खबरें छापते हैं। ज्यादातर टेलीविजन चैनल हैं जिनसे सरकार को कोई समस्या नहीं। सरकार को समस्या किससे? सरकार को समस्या सोशल मीडिया से है, और उसके बाद सरकार को समस्या डिजिटल मीडिया से है।
यानी जो डिजिटल मीडिया, यानी जो हम आज ये बहस कर रहे हैं सामने, हम भी डिजिटल मीडिया। तो आप ऐसा ना समझें कि आपका नंबर नहीं आएगा, सोशल मीडिया के बाद आपका भी नंबर आएगा और जरूर आएगा। और मैं इस बात को उठा चुका हूं कि जो आईटी एक्ट में जो प्रावधान किए गए हैं उसमें सरकार या जो सत्ता में पार्टी है, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, अगर वो चाहेगी उस कानून का दुरुपयोग करके तो छोटे छोटे जितने ब्लॉगर हैं, जितने डिजिटल न्यूज के प्लेटफॉर्म हैं, उनको बंद होना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो आईटी एक्ट है, अगर वो केवल आतंकवाद के मामले पे सीमित रहता तो हम मानते, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, ट्विटर का एक टैग, वो उससे आप परेशान होते हैं, मैनिपुलेटिव मीडिया का अगर टैग है, इसमें क्या आतंकवाद की बात है, इससे आप क्यों परेशान होते हैं? तो कोई भी टैग ऐसा चल रहा है, अच्छा ठीक है। दूसरी बात है कि सरकार के इंटेंट, भाई आपको बता दूं, 1 साल पहले यही सोशल मीडिया पे तबलीगी जमात को लेकर के क्या क्या लिखा गया, बताइए। सरकार ने किसी सोशल मीडिया को चेतावनी दी, किसी से कहा कि ये कंटेंट हटाइए? नहीं कहा। जब तक कि तमाम बहुत सारे देशों में इसको लेकर के तरह तरह की प्रतिक्रियाएं नहीं हुई, और जब लगा कि नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मामला जाएगा, तब जाकर के ये तबलीगी जमात वाला मामला थमा, और जो कि बिल्कुल झूठ फैलाया जा रहा था और लगातार फैलाया जा रहा था। तो सवाल ये है कि आप डबल स्टैंडर्ड करेंगे तो प्रॉब्लम है। तो अगर सरकार का जो कि कुछ गाइडलाइन है, जैसे मान लीजिए यही आईटी एक्ट की बात है, इस पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं कि आप आईटी एक्ट लेके आए, आपने इस पर कोई कंसल्टेशन नहीं किया, आपने किसी स्टेक होल्डर से बात नहीं की, आपने किसी डिजिटल मीडिया से बात नहीं की। कुल मिलाकर के 280 लोगों की राय, एक आप कहते हैं कि हमने इसको वेबसाइट पे जारी किया, और 280 शायद, ऐसे मेरे को जो फिगर याद है, इतने लोगों की राय है, और उसके बाद आपने कानून कर दिया। अरे भाई, संसद की स्थायी समिति होती है, तमाम जो मीडिया की संगठन है, उनसे बातचीत होकर के व्यापक आप विचार विमर्श करते और उसका कानून लाते, तो उस पर सर्वानुमति होती, और हमको सबको लगता है कि नहीं, इसका कोई दुरुपयोग नहीं होगा। बिल्कुल। अमन, ये जो झगड़ा है ट्विटर और व्हाट्सएप का, ये सिर्फ भारत में ही है या दुनिया के दूसरे देशों में भी इसको लेकर झगड़े चल रहे हैं? क्योंकि ये एक नई तरीके की चीजें हैं, जाहिर सी बात है बहुत सारे देशों के जो कानून होंगे वो इनके बीच में एक रस्साकशी चल रही होगी। जी बिल्कुल। ये जो सवाल आज भारत में उठ रहे हैं और बहुत जगह उठ चुके हैं। आप पीछे एग्जांपल दिया जा रहा था कैपिटल में क्या हुआ, पहले भी ट्रम्प जब प्रेसिडेंट थे उनकी ट्वीट्स को टैग किया गया एज पोटेंशियल फेक न्यूज, तो वहां भी इन मामलों पे बातें उठी हैं। आज भी मतलब ये जो इंटरमीडियरीज को प्रोटेक्शन देना, जो इनको सेफ हार्बर एक मिलता है, उस पे यूएस में बायपार्टिसन डिबेट चल रहा है। इस पे दोनों पक्ष खुश नहीं है, क्योंकि आप आई थिंक आलोक जी शुरू में कह रहे थे कि ये पावर का मामला है। वहां बहुत सारा पावर अक्यूमुलेट हो गया है सोशल मीडिया के पास। दूसरे तौर पे गवर्नमेंट्स हैं, तो ये एक बैलेंसिंग एक्सरसाइज की पावर, मतलब एंड पिसते हम यूजर लोग हैं कि ये बैलेंस ऑफ पावर कहाँ जाना चाहिए। तो यूएस में ये डिबेट चल रहा है। इनफैक्ट फ्लोरिडा में कुछ ही दिन पहले एक डीप प्लेटफॉर्मिंग पे एक कानून भी प्रपोज हुआ है, जो ये कहता है कि मतलब अगर आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपको प्लेटफॉर्म से नहीं हटाया जा सकता इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जैसे ट्रम्प के साथ हुआ। तो ये सवाल हर जगह मतलब अभी डिबेट हो रहा है बहुत जगहों में। यूरोप में अलग कहानी चल रही है, यूके में भी एक डिजिटल सेफ्टी एक्ट है जहां फेक न्यूज के बारे में बहुत सोच विचार हो रहा है। पर फर्क ये है मेरे ख्याल से भारत और बाकी देशों में कि मतलब एक नी जर्क रिएक्शन जिसमें तुरंत कुछ हुआ है, एक सेट ऑफ रूल्स निकल के आया है, ऐसा कहीं खास देखने को नहीं मिला है। एक कंसल्टेटिव प्रोसेस होता है, पार्लियामेंट के सामने जाके ये लॉज बन के आती हैं। यहाँ जो हुआ है इंडिया में ये है कि ये रूल्स के तौर पे इन्होंने निकाल दिए हैं अमेंडमेंट्स। और नकवी जो कह रहे थे ये डिजिटल मीडिया के लिए, तो आईटी एक्ट में कहने को तो शायद कोई पावर है भी नहीं है रूल्स बनाने का, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी उनका अप फॉर चैलेंज है। तो बाकी हर जगह ये सवाल, क्योंकि ये शिवम जी शुरू में कह रहे थे ट्विटर को आए हुए
2006 से आए हुए 15 साल में मतलब दुनिया बदल गई है। ये जो सवाल है आसान सवाल नहीं है ऑफ फाइंडिंग द बैलेंस बिटवीन गवर्नमेंट्स एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इस पे जरूरत है कि बहुत इंगेज्ड स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हो। ठीक है, that really is the point here. शिवम, मेरा एक सवाल है, सवाल थोड़ा सा अलार्मिंग भी हो सकता है। मेरा ये कहना है कि अगर आपको लगता है कि ये आपकी सरकार की बातों को नहीं मानते हैं, सरकार के कानून को नहीं मानते, तो बंद कर दीजिए इनको। ट्विटर को बंद कर दीजिए, फेसबुक को बंद कर दीजिए, व्हाट्सएप बंद कर दीजिए, क्या दिक्कत है? इनको बंद करने से कोई नुकसान तो होने वाला नहीं है। हमारी दुनिया 2006 के पहले भी ट्विटर के बगैर चल रही थी, हम व्हाट्सएप के बगैर भी जिंदगी जी रहे थे, फेसबुक नहीं था तब भी हमारी चिट्ठी पत्री चल रही थी, तो कोई दिक्कत नहीं थी, जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। इनको बंद करिए, क्योंकि इनकी वजह से आज की तारीख में आप देखिए नफरतें फैल रही हैं, गुस्से फैल रहे हैं, दंगे हो रहे हैं। आपको अपने का अनम्यूट करना पड़ेगा शिवम अनम्यूट करना पड़ेगा। आशुतोष जी, एक समन भेजने के बाद हंगामा ये है कि पूरा देश उस पर डिबेट कर रहा है, वहां पर मैं भी कर रहे हैं, तो सोचिए अगर बंद करने की बात आएगी तो हालात क्या होगी। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और आर्टिकल 19A के पोस्टर बना के मेरे और आपके घर के दरवाजे के बाहर लगा दिए जाएंगे कि ये सरकार ऐसी है। वो अलग बात है कि हम इंडियन पोस्टल बैलेट 1986 वाला भूल जाएंगे, जहां ऐसा हो सकता था कि आपको अपनी धर्मपत्नी जी से और मुझे अपनी प्रेयसी से चिट्ठी पत्री भेजने में भी डर लगता। वो आर्टिकल 19A का हनन नहीं था लोगों के साथ। आगे चलते हैं, इंटरेस्टिंग नहीं, लेकिन वो आलोक जी मुझे आलोक उनको बोलने दे, फिर आप नहीं, जब जिक्र कर रहे हैं कि भूल जाएंगे तो याद करना चाहिए। आलोक करते हैं, अच्छी बात है। आलोक जी जवाब दे दीजिए, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। इनकार आलोक किया उसका था। जवाब दे दीजिएगा आप। आलोक प्लीज हाँ, शिवम को बोलो, शिवम प्लीज। आलोक जी, डिजिटल मीडिया की स्ट्रेंथ जो थोड़ी कमजोर होती है, एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे तो कोई किसी की आवाज नहीं जाएगी। ये डिबेट जैसा कुछ नहीं है, तो आपसे आशा करता हूं कि आप मुझे बोलने देंगे। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है मैनिपुलेटेड ट्वीट की। जहां तक बात है संबित पात्रा जी का मैनिपुलेटेड ट्वीट की तो बात हो गई, लेकिन सेम आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जी ने एक सिंगापुर वेरिएंट बता दिया था बच्चों के लिए। उसके बाद सिंगापुर सरकार हरकत में आई, ऑर्डर किया ट्विटर को कि ये जो सिंगापुर वेरिएंट कहा जा रहा है इसको प्लीज ठीक कीजिए। आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट मैनिपुलेटेड ट्वीट में आया हो? कुछ लोगों ने इंडिया वेरिएंट भी कह दिया था, क्या वो मैनिपुलेटेड ट्वीट में आया? नहीं आया। यहां पर मैं क्या कहता हूं, जब आप कहते हैं कि हाँ आलोक जी का सिर्फ एक कहना था कि बाकी सारी पॉलिसी सही गलत हो सकती है, लेकिन टाइमिंग पर संदेह है। मुझे भी है। 2006 से 2021 तक आते आते आपसे एक कंप्लायंस ऑफिसर नहीं बनाया गया सर। मुझे भी तो संदेह है ना। मुझे अपने देश की सिक्योरिटी रखने का पूरा अधिकार है और मैं सवाल जवाब करूंगा। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद वही वदीज जी ने कहा कि संदेह है, उनको लगा कि सरकार यूएपीए लगा देती है, उस तरह की तमाम चीजें हुई, रेयरेस्ट ऑफ रेयर में यूएपीए लगेगा। मैं मानता हूं सरकार आप शायद 1000 जगह क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन यहां पर जब मामला नेशनल सिक्योरिटी का है, मैं कहता हूं जब आप मैनिपुलेटेड ट्वीट्स की बात करते हैं, आप संबित जी का क्यों एक ही स्टैंडर्ड रखिए और सबको कर दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी भी उस लाइन में आते हैं, इंडियन वेरिएंट कहने वाले भी उस लाइन में आते हैं, और भी बहुत सारे लोग आते हैं। आपने कहा इतनी हेट स्पीचेस होती हैं। आशुतोष जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। ट्विटर की पॉलिसीज में ही लिखा हुआ है कि अगर कोई किसी को मरने की दुआ करता है, गाली देता है और इस तरह की तमाम चीजें, आप उनकी पॉलिसीज पढ़ेंगे तो हम उस पर एक्शन लेंगे। तो लीजिए ना, लोग गाली दे रहे हैं, लोगों ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली लाने के लिए लाल किले पर 10-10 हजार रुपए अनाउंस कर दिए और आपने उनको मैनिपुलेटेड या फेक कुछ नहीं कहा। आप सबसे बड़े कैरियर बने उनके। ये जो हिपोक्रेसी है, दैट नीड्स टू बी करेक्टेड एट एनी कॉस्ट। और संदेह आपको टाइमिंग पे जरूर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं चेक्स एंड बैलेंस, और बैलेंस तो वैसे भी स्ट्राइक करना ही पड़ेगा। मैं मानता हूं सर, हमेशा से रहा है, चाहे कांग्रेस का रहा हो, चाहे बीजेपी का रहा हो, लेकिन दिस इज द टाइम वेयर वी आर लिविंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड। जी, मेरा सवाल अभी था, उसका जवाब आपने बहुत गोल बोल करके दिया। मैंने कहा कि भारत की संप्रभुता, भारत की इज्जत और भारत के ऑनर से बड़ी कोई चीज नहीं होती। अगर कोई कंपनी इस देश के अंदर आती है, वो कंपनी भारत सरकार की बात को मानने से इनकार करती है और वो कहती है कानून वैसे बनाओ जैसा मैं कहता हूं, तो उसको बैन करने में क्या दिक्कत है? चाइना ने तो बैन कर दिया ना। ट्विटर क्या कर पाया, फेसबुक क्या कर पाया? उन्होंने अपना नया सिस्टम शुरू कर दिया। मेरा कहना बहुत साफ है, अगर ऐसी कंपनियों से जिनकी वजह से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा होता है और वो आपकी बात को नहीं मानते हैं, तो उनको बनाए रखने का हमारे पास क्या मजबूरी? ठीक है, आशुतोष जैसे 3 लोग कहेंगे कि भाई आपने जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में दिक्कत पैदा कर दी, पर देश तो सुरक्षित रहेगा ना।
आशुतोष जी, अगर हम अपने लोकतांत्रिक ढांचे की बराबरी चाइना से करेंगे तो एक सरकार में वीगर मुस्लिम की तरह आप गायब हो जाएंगे और दूसरी सरकार में मैं, तो कुल मिला के कोई नहीं बचेगा। तो उससे तो मुझे लगता है कि हमें कहीं ना कहीं कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जब कोई इस मास स्केल पर एक कंपनी इस तरह से काम कर रही है तो सरकार ने उसको समन भेजा है, आइए बैठिए, इन पॉलिसीज को इम्प्लाई कीजिए, कहीं बात आती है कोर्ट में जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू हैव द राइट टू गो टू द कोर्ट एंड अप्रोच द कोर्ट। बट आपको साथ साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें अगर किसी चीज को अल्टर करना है तो वो है फेक न्यूज। हमें अगर किसी चीज को अल्टर करना है कि उस फेक न्यूज को फैलाने वाला ओरिजिनेटर कौन है। मैं मानता हूं कॉम्प्लिकेटेड है, कोई दो राय नहीं है इसमें, लेकिन डायलॉग नीड्स टू बी देयर, चीजों को बेहतर करना पड़ेगा। और आज के समय में, आने वाले समय में, आप भी जानते हैं वॉरफेयर किस तरह से बदलती जा रही है। 2006 से अमन ने कहा 2021 तक आते आते चीजें बदली है, माना, लेकिन जो बेसिक ढांचा है वो तो हिंदुस्तान को दे दीजिए जनाब। 16 साल से आप कहते आ रहे हैं कि हमारे पास ये स्थिति नहीं है, हम 1.3 बिलियन लोग हैं, हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हो नहीं सकते, प्लेटफॉर्म बड़ा जरूर है, लेकिन जरूरत हमारी ही है अल्टीमेटली उसको। चलिए आलोक, आपको कुछ आपत्ति थी शिवम की बात पर? मैं तो छोटी सी बात कह रहा था, क्योंकि शिवम जिक्र कर रहे थे, और ये दरअसल आजकल, और ये मैं शिवम पे व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये सभी पक्षों के जो पक्षकार हैं उनकी आदत पड़ हो गई है कि पीछे का कोई एक रेफरेंस उठाएंगे, बातचीत के बीच में चला देंगे कि भाई आप आज की बात कर रहे हैं, आप इमरजेंसी की बात क्यों नहीं करते हैं। वो जिस कानून का जिक्र कर रहे हैं वो पोस्टल एक्ट की बात हो रही है, 1996 में राजीव गांधी के वक्त में आया था, और वो 86 में राजीव गांधी के समय में आया था। और उसमें ये बात सही कह रहे हैं, उस वक्त ये प्रावधान था कि पोस्टमैन आप तक चिट्ठी पहुंचने से पहले वो ले जाएगा, उसको लोग पढ़ेंगे, सेंसरशिप का प्रोविजन था। लेकिन उसी सरकार के दौर में कस के उसका विरोध हुआ और राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने उस बिल पे दस्तखत करने, ज्ञानी जैल सिंह ने उसको रोका। तो हम, और ज्ञानी जैल सिंह की बड़ी भारी इज्जत नहीं थी उससे पहले, लेकिन उसके बाद उनकी इज्जत इस लोकतंत्र में बहुत बढ़ी। ये बात पूरे पर्सपेक्टिव में कही जानी जरूरी है। कौन भूल गया उसको? मैं तो नहीं भूल गया, आपने अभी कहा कि उसको भूल जाएंगे, तो इसलिए उसको हम नहीं भूल रहे हैं, हमको वो अच्छी तरह याद है, लेकिन आप भूल गए। मैं आपको याद दिला देता हूं, अभी ये 13 नवंबर 2018 को जैक डोर्सी भारत आए थे, ट्विटर के सीईओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर उनकी तस्वीरें खींची गई, दिखाई गई, और उस वक्त बताया गया कि साहब ग्लोबल डायलॉग में ट्विटर का क्या महत्व है। इस पर दोनों महानुभावों के विचार सामने आए। क्यों भारत सरकार ने उनको पकड़ के नहीं कहा कि भाई पहले अपना कंप्लायंस ऑफिसर यहाँ बैठाइए, जब वो यहाँ बैठा होगा उसके बाद ही आपकी प्रधानमंत्री के साथ बैठक होगी? क्योंकि उस दिन तक ट्विटर की जरूरत थी भारत सरकार को, और इस सरकार को से ज्यादा इस सरकार के आसपास घूमने वाले लोगों को। मैं फिर कह रहा हूं, सरकार को जरूरत है, सरकार को मुझे नहीं लगता है किसी भी ऐसे माध्यम की जरूरत है। भारत सरकार की अपनी आवाज में दम है, लेकिन सरकार के साथ खड़े हुए बहुत सारे लोगों को आवश्यकता होती है। जिस दिन तक तो वो आवश्यकता थी, उस दिन तक तो जैक डॉर्सी के सामने रेड कारपेट बिछा हुआ था। आज वो आवश्यकता खत्म हो गई है। आज लग रहा है कि हमारे खिलाफ असंतोष भड़क रहा है देश में। आज हमारे संबित पात्रा जी मैनिपुलेटेड मीडिया टैग हो रहे हैं, तो अब हम सवाल उठाएंगे। अभी भी तो ट्विटर ने आज भी सारे सवाल उठाने के बाद ये भी तो कहा है कि 3 महीने का वक्त दीजिए, हम कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट कर देते हैं। ये क्यों? अगर इतने दिन तक वक्त दिया गया, अगर 2006 से 2021 तक का वक्त दिया गया, तो 3 महीने और देने में क्या हर्जा है? कितने सालों से हॉलमार्क कर रहे हैं हम लोग, और ज्वेलर्स को अभी फिर 15 दिन का वक्त दिया गया है। तो ऐसे वक्त ये अगर एक जगह परंपरा चल रही है और परिस्थितियां सबके लिए बराबर हैं, उनके लिए भी ये सवाल उठ सकता है कि कोरोना काल में हम फंसे हुए हैं, आप 3 महीना हमको दे दीजिए। कोरोना तो बहाना है आज की तारीख में। आप बिल्कुल देखिए मैं आज आलोक जी आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ। 86 जब हुआ उस समय मैं पैदा भी नहीं हुआ था, उससे 2-3 साल बाद हुआ, तो मैं उस पूरे परिप्रेक्ष्य को ही बता रहा था। ज्ञानी जैल सिंह जी का मैं वो 1984 वाला तो बताया ही नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब उनकी फोन लाइन काट दी गई थी बहुत कुछ हुआ था, पूरा नहीं बताया मैंने, बहुत चीजें नहीं बताई। ज्ञानी जैल सिंह जी का वो 3 साल का पूरा इतिहास मुझे पता है, मैं पैदा जरूर नहीं हुआ था, लेकिन आप जैसे बड़े लोगों को पढ़ पढ़ के बड़ा हुआ हूं, तो थोड़ा बहुत तो समझ है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पुरानी गलतियों को आगे लेकर मैं आज गलतियां करूं, मैं उनमें से नहीं हूं, और ना वो चीज मानता हूं, वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मेरी सरकार या किसी की सरकार पर बात उठेगी ना आलोक जी, तो आप यकीन मानिए मुझे हिंदुस्तान की ही किसी सरकार का रेफरेंस देना पड़ेगा, बराबर की कंट्री का तो दे नहीं सकता। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट बात पर। आपने कहा कि एक्सटेंशन क्यों नहीं दे देते। एक्सटेंशन है जनाब, बंद थोड़ी ना हुआ है ट्विटर।
अभी तो एक सामान पेटा है छोटा सा। अरे नॉर्मल आदमी के घर पुलिस चली जाती है, आम आदमी के घर हंगामा होता है क्या? वो समझ शिवम इतनी मासूम सी बात है नहीं जितनी मासूम सी बात आप कर रहे हैं। खैर आलोक, बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हो गई, अब बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हो गई है। शिवम अगर आपको कुछ और जोड़ना है तो जोड़ें, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, एक सवाल का जवाब मेरे मन में लगातार रहा कि भाई देश के प्रधानमंत्री ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो दूसरों को गालियां देते हैं, महिलाओं को बॉडी शेम की बात करते हैं और उनको बदतमीजी करते हैं, बलात्कार करते हैं, यहाँ तक कि गौरी लंकेश के मृत्यु को जो जस्टिफाई कर रहे थे, मर्डर को, उसको भी फॉलो कर रहे हैं। ये भी तो गलत है ना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आशुतोष जी, आर्टिकल 19A निजता के हनन की जब बात होती है तो आशुतोष जी किसको फॉलो करते हैं? ये शिवम त्यागी का कंसेंट तो कतई नहीं होना चाहिए, वो उनका मन है, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए मैं नहीं, देखो शिवम, अगर मैं किसको फॉलो करता हूँ ये आप किसे फॉलो करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का ऑफिशियल हैंडल किसे फॉलो करता है ये इस देश के हर नागरिक का एरिया ऑफ कंसर्न है। ठीक है, लगता है बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी का कंसर्न है, ऑब्वियसली हाईएस्ट ऑफिस इन इंडिया है, बिल्कुल कंसर्न है, लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन आशुतोष जी भी लाखों करोड़ों लोगों द्वारा देखे जाने व्यक्ति हैं। हर एक व्यक्ति जो पब्लिक लाइफ में है, जिसको दुनिया जानती है, फॉलो करती है, अकाउंटेबिलिटी हर किसी की है। यहाँ पर सब ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं, लोग हालात सबके यही है, कम सेम ही है। चलिए शिवम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी इस बातचीत में शामिल के। शिवम, अमन नकवी साहब और आलोक जोशी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा भी हमारे साथ थे, लेकिन शायद नेटवर्क की कमी की वजह से वो हमसे जुड़ नहीं पाए। शुरू में जुड़े थे वो, लेकिन बीच में दिखते थे, लेकिन वो बार वो माय ख्याल से नेटवर्क की प्रॉब्लम, अगर वो होते तो शायद बातचीत कुछ और बेहतर होती, थोड़ी और पॉलिटिकल बातचीत इसमें होती। खैर कोई बात नहीं, फिर कभी उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। शिवम, आप पहली बार हमारी डिबेट में आए, बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।